Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Inorganic Chemistry 2. We will talk about the classification of non-aqueous solvents part 2. So, a second classification is a classification which is based upon the polar and non-polar nature of the solvents, and this classification is divided into two types: ionizing or non-ionizing or ionic or polar solvents, and the second one is non-ionizing or non-polar solvents. तो जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो बेस करती है ऑन द पोलर एंड नॉन पोलर करेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, एज वी नो कि जो पोलर सॉल्वेंट्स होंगे वो आयनाइजिंग होंगे, दे कैन आयनाइज, और उनको हम आयनिक सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं वो नॉन आयनाइजिंग होंगे और वो आयंस की सूरत में नहीं बट पाएंगे. So now we will discuss in detail about ionic or polar solvents. The solvents which dissolve ionic compounds and initiate ionic reactions, these are known as ionic or polar solvents. तो आयनिक और पोलर सॉल्वेंट्स वो वाले सॉल्वेंट्स हैं जो कि आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करते हैं और आयनिक रिएक्शंस स्टार्ट करते हैं. इनकी फोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच आर गिवन हियर. They have high polarity, they have high dielectric constant, they can undergo auto-ionization, and ionic reactions they can occur in these solvents. So these are the four basic characteristics, that is they are having high polarity, high dielectric constant, can undergo auto-ionization, and ionic reactions they can occur in these solvents. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में वेल नोन एग्जांपल है अमोनिया की. ये दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, जब इनकी ऑटोनाइजेशन होगी तो अमोनियम आयन और ये अमाइड आयन बना देंगे. ठीक है, पॉजिटिव +1 एंड -1. then we have sulfur dioxide in case of non-aqueous solvent. These two molecules of sulfur dioxide, when they will auto-ionize, they will form SO plus 2 ion plus SO3 minus 2 ion. फिनोमेना जो है वही है. फॉर एग्जांपल ये वाला जो सल्फर डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, ये एक ऑक्साइड आयन जो है ये इस सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को दे देगा SO3 -2 यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पर सिर्फ SO और इनके ऊपर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी. इसमें आपने ये देखना है जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटर पार्ट्स बनेंगे उनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं उनकी ऑपोजिट होंगी और इक्वल होंगी. ठीक है, जैसे यहाँ पर +1 -1, यहाँ पे +2 -2. Likewise, we have hydrofluoric acid. Hydrofluoric acid में ये 3HF, we have 3HF, right? नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर जो थर्ड एग्जांपल है आयनिक और पोलर सॉल्वेंट में वो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की. इस तरह इसकी जब ऑटोआयनाइजेशन होगी इट विल फॉर्म द स्पीशीज H2F माइनस प्लस HF2 माइनस. यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा H2F पॉजिटिव 1 प्लस HF2 माइनस. सो वी विल करेक्ट इट राइट नाउ. ठीक है, तो अब हम यहाँ से पेन को सिलेक्ट करते हैं एंड वी विल हियर राइट पॉजिटिव साइन फॉर H2F. ठीक है, नो इट इज राइट. अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास ये देखें 3HF और एरो साइन इसका बनेगा हमारे पास H2F प्लस प्लस HF2 माइनस. ठीक है, तो इसमें ये देखें कि यहाँ पर ज़ाहिर है दो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है और फ्लोराइड का ये सिंगल, तो दो हाइड्रोजन आयन का +2 हो जाएगा, एक फ्लोराइड का -1, तो ओवरऑल इसके ऊपर ये एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. जबकि यहाँ पर चूंकि दो फ्लोराइड आयन है उनका -2 होगा और हाइड्रोजन एक का +1 होगा, तो ओवरऑल जो नेट चार्ज है वो इस HF2 के ऊपर -1 आ जाएगा. तो इस बात का आपने ख्याल रखना है. Now we have non-ionic or non-polar solvents. The solvents which dissolve
non-ionic compounds and cannot initiate ionic reactions. These are known as non-ionic और non-polar solvents. ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो कि नॉन आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करेंगे. ये वही आ गया ना, लाइक डिसॉल्व लाइक. तो जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो पोलर कंपाउंड्स को सॉल्युबल करेंगे, सॉल्युबलाइज करेंगे, और जो नॉन पोलर हैं वो नॉन आयनिक या नॉन पोलर कंपाउंड्स को सॉल्युबल करेंगे, और ये आयनिक रिएक्शंस भी इनिशिएट नहीं कर सकते. नाउ दे आल्सो हैव फोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. दे हैव लो डाइपोल मोमेंट. जाहिर है जो आयनिक स्पीशीज में नहीं बढ़ सकता उसका डाइपोल मोमेंट लो ही होगा. And then they have low dielectric constant. They cannot undergo autoionization or self-ionization reactions, and non-ionic reactions they can occur in these solvents. ठीक है, non-ionic reactions in solvents के थ्रू से proceed होंगे. इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है क्लोरोफॉर्म CHCl3, then we have benzene C6H6, carbon tetrachloride CCl4, and dichloromethane which is CH2Cl2. Right. So this is again an overview of the second classification. Second classification is based upon the polar and non-polar contents of the solvents, and they are ionizing or ionic or polar solvents, and they include water, ammonia, sulfur dioxide, and hydrochloric acid. And non-ionizing or non-polar solvents, they include benzene, carbon tetrachloride. Basically we are studying about non-aqueous solvents, but water here is just mentioned here as it is considered as a good solvent. You may call it so-called universal solvent. Then we will discuss about third classification, a classification which is based upon the aqueous nature of solvent. This is known as third classification. Here this should be written as third classification. अब ये वाली क्लासिफिकेशन जो है इसमें दो तरह के सॉल्वेंट्स हैं, एक्वस सॉल्वेंट्स, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स. ठीक है, so I think we should also correct it here. So we are talking about not the second classification. ठीक है, तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन नहीं है, दिस इज थर्ड क्लासिफिकेशन. ठीक है, और जो थर्ड क्लासिफिकेशन है दिस इज बेस्ड अपॉन द एक्वस नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स. ये सॉल्वेंट की एक्वस नेचर पे डिपेंड करती है. तो इसके बेस पे हम सॉल्वेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक्वस सॉल्वेंट्स एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स. यू नो दैट वाटर इज नॉन एज एक्वस सॉल्वेंट. ठीक है, और ये एक ऐसी टर्म है जो ऐसे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए यूज की जाती है विच इन्वॉल्व वाटर, और इसके एग्जांपल में भी सिंपल वाटर आ जाएगा. Now we have non-aqueous solvents. As the name indicates, non-aqueous solvents are dipolar hydrogen bonded solvents much like water through dipolar aprotic solvent to non-polar solvents. ठीक है, अब जो non-aqueous solvents है they are much like water. ठीक है, और ये dipolar hydrogen bonded solvents हैं, और इसमें क्या है, डाइपोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से लेकर नॉन पोलर सॉल्वेंट सारे आ जाएंगे. यानी एक्चुअली ये होंगे तो आयनिक नहीं ये होंगे, बट दीज विल बी पोलर. ठीक है, ये वाले सॉल्वेंट्स जो हैं वो पोलर होंगे, बट दीज आर नॉट आयनिक. राइट, आई थिंक यू पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस क्लोज यू नो लाइन के जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हैं वो आयनिक सॉल्वेंट्स के अंदर नहीं आएंगे, बट दे विल बी पोलर, दैट दे कैन फॉर्म that there can exist dipoles within the molecules. ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो फॉर एग्जांपल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दूसरा मॉलिक्यूल का दूसरा पार्ट एटम जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. These solvents are less structured than water because of the reason hydrogen bonded solvents such as alcohols are like water, extensively associated in the liquid state, but the same uniformity of growth of
aggregate is not possible in the alcohols. This is because each alcohol molecule has two lone pair of electrons on the oxygen, but only one hydrogen atom available to take part in the hydrogen bonding. So as I was expecting actually, before going through these lines, we know that in water hydrogen bonding is at the maximum. ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पर वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स अवेलेबल हैं, लेकिन अल्कोहल्स के अंदर आपको पता है फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं है। ठीक है, तो वाटर के अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि दूसरे जो हमारे पास हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, उनमें ऐसी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो इस वजह से लेस स्ट्रक्चर्ड है, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती बिकॉज ऑफ द वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती जितनी जो है वाटर के अंदर होती है। इस वजह से उसके मॉलिक्यूल्स की अलाइनमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। दैट इज़ व्हाई दीज आर कॉल्ड लेस स्ट्रक्चर्ड। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है अमोनिया NH3, बेंजीन आ जाता है C6H6, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है, एंड देन वी हैव क्लोरोफॉर्म विच इज CHCl3। So this is an overview of the third classification. इसमें aqueous solvents आ जाएंगे which is of course water, and non-aqueous solvents ammonia, sulfur dioxide and hydrochloric acid. These are non-aqueous solvents. So in this slide we will see boiling points of common solvents. These are the solvents which are commonly used, non-aqueous solvents other than water, which we use in our experimentation. इसमें हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है सबसे पहले, राइट, और इसका ये एसिड केटाइन, फिर ये बेस एनाइन, इसकी pKa ऑफ द आइन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर बॉइलिंग पॉइंट अगेन इन सेल्सियस स्केल। अब ये पीके आइन की जो दी गई है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर मैंशनड है, बट अदर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर किसी आइन की मेजर की गई है तो वो उसके साथ मेंशन कर दी गई है। सो दिस इज ऑल्सो अ वे टू रिकॉर्ड डेटा। ठीक है, तो बाकी जो आइंस हैं फॉर एग्जांपल जैसे ये वाटर की है और फिर ये एसिटिक एसिड की, देखें अगरचे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट की, लेकिन वाटर जो है कंपैरिजन के लिए हर जगह पे दिया गया है। इसके बाद जैसे एसिटिक एसिड है उसकी भी ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी pKa ऑफ आइन ली गई है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड और जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है HF की, इसकी 10 डिग्री पे और इसकी 0 डिग्री पे pK आइन की वैल्यू ली गई है। सो pKa ऑफ आइन हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द pH वैल्यू। ठीक है, तो जितनी pK जो है वैल्यू 7 से फॉर एग्जांपल अगर ज़्यादा होगी तो वो बेस की तरफ, और फिर वो एसिडिक अगर लोअर होगी तो वो एसिडिक की तरफ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है जो जो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल वाटर के केस में जो पीएच है वो सिर्फ, अगर हम वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो पीएच जो है वो सिर्फ ये पीके की वैल्यू 14 तक जा सकती है, और फिर उसमें जो वो फेमस सो कॉल्ड स्केल है कि अगर 7 से नीचे पीएच की वैल्यू है इन केस ऑफ वाटर यूजिंग एज अ सॉल्वेंट तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होगा, अगर 7 है तो न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि पीके जो वैल्यू है या पीएच वैल्यू है आयन की वो जो है आप देख सकते हैं कि 14 से ज़्यादा भी हैं। सो दिस इज़ द रीज़न एक्चुअली फॉर यूजिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर ये चीज़ वाजे होती है कि ऐसे सोल्यूशन जिसकी पीएच की वैल्यू 14 से ज़्यादा है तो उसको कैसे हम स्टडी करेंगे, तो वो फिर ज़ाहिर है हम नॉन एक्वस के अंडर जो है वो स्टडी करेंगे। और इस केस में फिर जो एसिडिक और बेसिक जो लाइन है, ठीक है, वो फिर हम इन सॉल्वेंट्स के लिहाज से डिफाइन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड में पीके आयन की 14.45 तक जा रही है, और मेथनॉल में 18.9 तक, फिर अमोनिया में 26 तक,
और ये एसीटोनाइट्राइल में 28.6 तक पीके वैल्यू जो है वो जा रही है, जबकि वाटर में वही जो कॉमन जो है वो 14। ठीक है, राइट। तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये टेबल आप याद करें, बट यू विल हैव अ सिंपल ओवरव्यू। इसमें जो भी एसिड केटाइन बेस एंड आयन जो है उसको मुझे, मेरा ख्याल है मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, राइट, इन दिस लेक्चर एज वेल एज इन द प्रीवियस लेक्चर, कि किस तरह से फॉर एग्जांपल ये अमोनिया का जो एसिड केटाइन है वो NH4 प्लस है और जो बेस एंड आयन है वो NH2 माइनस है। देन वी हैव द बॉइलिंग पॉइंट्स। इसके बाद यहाँ पर हमें ये डिफरेंट सॉल्वेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं इन डिग्री सेंटीग्रेड। Now we have the last classification, which is about mixed solvents. When relative solvating powers of two solvents for a given cation depend on a number of properties of both cation and solvent, such as size, shape, charges, polarizability, basicities, and specific cation-solvent interaction, then the solvent is termed as mixed solvent. मेरा तो ख्याल है कि बाकी सारे सॉल्वेंट्स उन्होंने इसमें डाल दिए हैं जो उनको समझ नहीं आ रहे। एनीवेज, तो अब इसमें क्या है कि जो अगर दो सॉल्वेंट्स की रिलेटिव सॉल्वेटिंग पावर्स एक गिवन केटाइन, अब केटाइन से मुराद यहाँ पर हम जो है पूरा कंपाउंड ही लेंगे और उसके अंदर जो भी केटाइन होगा उसके लिहाज से हमने अगर एक मिक्सचर लिया है दो सॉल्वेंट्स का, ठीक है, डाइऑक्सेन है फॉर एग्जांपल, इसमें डाइऑक्सेन प्लस वाटर का मिक्सचर है और ये हम एज अ सॉल्वेंट जो है वो यूज कर रहे हैं। तो इस मिक्सचर में दोनों सॉल्वेंट्स जो हैं उनकी जो सॉल्वेटिंग पावर्स हैं, उन्होंने जो केटाइन आपको दिया गया है कंपाउंड के अंदर, ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा तो केटाइन ही है ना, लेकिन हम जाहिर है कि इस मिक्सचर के अंदर ये केटाइन तो सिर्फ ऐड नहीं ना करेंगे, हम तो पूरा एक कंपाउंड ऐड करेंगे विच विल कंस्टिट्यूट केटाइन एज वेल एज एनाइन। लेकिन बेसिकली वहां पर इम्पोर्टेंस जो है वो केटाइन की होगी, ठीक है। तो यानी उस कंपाउंड के अंदर जो केटाइन है उसका इन दोनों जो मिक्सचर के अंदर जो दोनों सॉल्वेंट्स हैं उनके साथ क्या रिएक्शन है, उसके बेस पे हम सॉल्वेशन सॉल्वोलाइसिस का जो प्रोसेस है उसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का रिलेशनशिप है इस मिक्सचर के अंदर इन दोनों सॉल्वेंट्स का उस कंपाउंड के अंदर केटाइन के साथ, ठीक है। और वो फिर डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट के मिक्सचर के अंदर ये जो दोनों सॉल्वेंट्स हैं उनका साइज और ये केटाइन का साइज जो है वो क्या आपस में उनका मैच है कोई, ठीक है, उनके साइजेस का, उनकी शेप्स का, उनके ऊपर चार्जेस का और पोलराइजेबिलिटी का। पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि ख़ास तौर पे नॉन पोलर कंटेंट्स के अंदर तो पोलराइजेबिलिटी बड़ा मैटर करती है, ठीक है। तो अगर पोलराइजेबिलिटी मैच कर गई मिक्सचर के अंदर सॉल्वेंट्स और केटाइन की, तो अच्छी सॉल्वेशन जो है, अच्छा मिक्सचर आपके पास जो है वो बन सकता है। इसके अलावा बेसिसिटीज पे और स्पेसिफिक सॉल्वेंट केटाइन इंटरेक्शन पे, तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम कहते हैं मिक्स्ड सॉल्वेंट्स। इसकी एग्जांपल डाइऑक्सेन प्लस वाटर मिक्सचर है। और इससे क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन द वेरिएशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी जब आप केटाइन को इस मिक्सचर के अंदर डालेंगे तो मिक्सचर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। द एडिशन ऑफ को सॉल्वेंट्स टू वाटर कैन हैव अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्वेंट, राइट। सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल, जब हम डाइऑक्सेन को वाटर के अंदर डालेंगे तो जो वाटर का स्ट्रक्चर है वो मार्क्डली इफेक्ट होगा। So this was about mixed solvent. And now we have the quotation slide, which is important. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. So thank you very much for this lecture. And in the next lecture, we will see another topic. Till then, Allah Hafiz.